ओके, लेट डिस्कस द लेफ्ट ओवर क्वेश्चन। लेफ्ट ओवर क्वेश्चन में आपका जो अगला क्वेश्चन है, एशियन एलिफेंट लाइन जो है किसका इनिशिएटिव ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है एलिफेंट फैमिली, सेकंड इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, नंबर थर्ड इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, नंबर फोर्थ इज द कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। इसको हम साइट्स के नाम से भी जान सकते हैं, SCITES साइट्स। 1976 में इसका गठन हुआ था, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है एशियन लाइफ एलिफेंट अलायंस जो किसका इनिशिएटिव है। तो याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ का इनिशिएटिव। मतलब देखो, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर का इनिशिएटिव है एंड एलिफेंट फैमिली का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। एशियन एलिफेंट अलायंस इज जॉइंट इनिशिएटिव बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 5 NGO का बेसिकली एक समूह है। उनमें से जो 5 NGOs हैं, एलिफेंट फैमिली पहली होगी, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर सेकंड हो गया, एंड नंबर थर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो लास्ट ऑप्शन में दे भी रखा था। ठीक है, एंड फोर्थ इज द IUCN नीदरलैंड, एंड नंबर फिफ्थ इज द वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टोन्स, गिरी एंड भगाएं किसकी ट्रिब्यूटरी है। मतलब आपको बताना है टोन्स से आप समझ गए होंगे। टोन्स जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो याद रखिएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। टोन्स, गिरी एंड भगाएं जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और कौन सी ट्रिब्यूटरी है तो राइट बैंक। लेफ्ट बैंक की बात करोगे तो हिंडोन है, हनुमान है, गंगा है, ससुर है एंड खदरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। राइट की टोन्स, गिरी, भगाएं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी की सारी जो है राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशन डे से रिलेटेड है। क्या वर्ल्ड ओशन डे जून 8 को मनाया जाता है। ओके, सेकंड देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन 1992 एट द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। जब रियो डी जेनेरियो के अंदर यूनाइटेड नेशन में 1992 में मीटिंग हो रही थी, उस वक्त ही इसका गठन माना जाता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड ओशन डे 2022, वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 8 एवरी ईयर। थीम जो अब की बार 2022 की है रिवर्टलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। जो कंसेप्ट वर्ल्ड ओशन डे का वो फर्स्ट प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कब तो 1992 में। कहाँ पे, अर्थ समिट के अंदर। कहाँ हो रही थी तो रियो डी जेनेरियो के अंदर, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओशन मीन टेम्परेचर से रिलेटेड है। ऑलरेडी को इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओशन से रिलेटेड डे था, तो डेट्स वाई दे आर आस्किंग द ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन इन द UPSC CSE 2020 में शायद ये पूछा जा चुका है ना। लेट्स सी ओशन मीन टेम्परेचर, which of the following statement is correct regarding it. Ocean mean temperature measure up to depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meters in the southwest Indian Ocean during the January to March. OMT collected during the January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than the certain long-term mean. मतलब ये ओशियन मीन टेम्परेचर का हम यूटिलाइज़ करते हैं कि जो रेनफॉल का पैटर्न हो किस तरीके से होने वाला है। मतलब 2-3 पहले ही हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं एज पर द ओशियन मीन टेम्परेचर। कितना डेविएशन उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो कितना स्ट्रॉन्ग आएगा या फिर कितना वीक आएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिर्फ यहाँ पे बी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आई अगैन रिपीट, अगर कोई प्लांट की स्पीसीज है अगर वो 6th शेड्यूल में प्लेस कर दी जाती है, इसका मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। तो मतलब हमें एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी जब भी हम उसको कल्टिवेट करना चाहते हैं। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर कि यू जस्ट रिमेंबर इट, राइट। तो ये CSE 2020 का क्वेश्चन था। एनीवे, these are the endemic plant where cultivation of the specified plant without license is prohibited from the Wildlife Protection Act. First, no person shall cultivate a specified plant except under the accordance with the license granted by the chief wildlife warden. तो ये आप इससे पूछा जा सकता है ये जो लाइसेंस इशू करता है तो कौन करता है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है, और एनी अदर ऑफिस जो ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा ये पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जस्ट अ सेकेंड, ये दिस in this belief provided nothing is in this section shall prevent person who immediately before the commencement of the Wildlife Protection Act of 1991 was cultivating a specified plant from carrying on such cultivation for a period of 6 months from the commencement of where he was made an application with that period। मतलब जहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन दिया है वहीं पे ही इसको जो है यूटिलाइज किया जा सकता है, वहीं पे इसको बेसिकली वो किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं या फिर रिवीजन फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ द 10th जून 2022 पे चलते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए भी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नंबर थर्ड है ओशन ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हियर इज नन ऑफ द अबव बिकॉज
जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो यूनक्टाड के द्वारा इशू की जाती है। यूनक्टाड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड इट इज़ द एनुअल रिपोर्ट एंड दैट tells about the investment in India or other part of the country. Let's see about the UNCTAD. UNCTAD है कि इसके बारे में पूछा जा रहा है। It's the part of United Nations Secretariat. Second है it's the part of the United Nation Development Group. तो अब कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो है ये है कि UNCTAD देखो UNCTAD बना था परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी की तरह, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था, और हमारी MSP रिजीम भी 1964 में आई थी, है ना। उसी वक्त UNCTAD की फॉर्मेशन मानी जाती है। It is the part of the United Nations Secretariat. Make sure that you remember it. Next, the report of the United Nations General Assembly and the Economic and ECOSOC जिसको हम बोलते हैं has its ownership, leadership and budget. मतलब यही जो बॉडीज हैं इसके बजट वगैरह का काम करते हैं। It is part of the United Nations Development Group also. तो ये UNDP के डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एडिशनल प्रोटोकॉल जो हमने साइन किया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, तो आपको बताना क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ही क्या है in India context. What is the implication of the ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency? मतलब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक एडिशनल प्रोटोकॉल हमने साइन किया, उसका मतलब क्या होगा हमारी कंट्री में। तो सिचुएशन दे रखी है, लेट्स सी। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर द IAEA। तो जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर में आ जाएंगे। स्टेटमेंट सही है। द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। क्या जो मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो IAEA के अंडर में आ जाएंगे। नंबर थर्ड है द कंट्री विल हैव द प्लेजर बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो एनर्जी जो ग्रुप है वहाँ से हम यूरेनियम खरीद पाएंगे। नंबर फोर्थ है द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ द NSG। तो बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी गलत है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर द IAEA सेफगार्ड व्हाइल अदर आर नॉट। मतलब आपको बताना है कि क्यों सिर्फ कुछ ही IAEA सेफगार्ड के अंडर में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को रखा गया, सभी को नहीं रखा गया, क्योंकि हमारी खुद की भी सिक्योरिटी है। सिविलियन पर्पज़ के लिए हम अलाउ करते हैं, लेकिन मिलिट्री पर्पज़ के लिए वी आर नॉट अलाउइंग इट। सम यूजेज यूरेनियम एंड अदर यूजेज थोरियम नो। सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम, मतलब यस जो कुछ जो है इम्पोर्टेड यूरेनियम को हम जो है प्रोसेस करते हैं, है ना। हमारी कंट्री में ज़्यादा यूरेनियम नहीं होता है, और जो सबसे पहले यूरेनियम खोजा गया था जादूगुदा की जो खुदान थी, आई थिंक झारखंड के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले यूरेनियम को पाया गया था। दैट नॉट बिग डील। बिग डील हेयर इज़ देखो जो इम्पोर्टेड यूरेनियम है उसको हमें दिखाने के लिए कि हम इसका सही प्रयोग कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ज़रूरी है कि हम IAEA के स्टैंडर्ड के अंडर में आए, राइट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज ऑल्सो, राइट। दैट्स वाई वी आर अंडर IAEA सेफगार्ड, क्योंकि अगर हमें इसके सेफगार्ड के अंडर नहीं होंगे तो बहुत सारी कंट्री है जो हमें यूरेनियम नहीं प्रोवाइड करेगी, एंड आवर जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारा उस पर पैसे लगाए। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कुछ ऐसी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें जिससे हमें यूरेनियम मिल सके, एंड दे ऑल्सो इंश्योर कि हम सिविलियन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पार रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज एंड मीट इन द अरेबियन सी। देखो ये इंडिया का मैप है। देखो पार तापी परियोजना के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात की बेसिकली ये परियोजना है, एंड इसमें लिंकिंग की बात की जा रही थी। जिस तरीके से केन बेतवे को लिंक किया जाता है उसी तरीके से पार तापी रिवर प्रोजेक्ट भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट उसको लिंक करना चाह रही थी। ओके, दैट नॉट द बिग डील। बिग डील हेयर इज पार रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज मीट इन अरेबियन सी। क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं द नर्मदा रिवर राइज इज नियर अमरकंटक रेंज ऑफ द माउंटेन इन द मध्य प्रदेश। तो आपको पता कौन सा यहाँ पे सही है। सिर्फ बी सही है, क्योंकि पार रिवर ओरिजिनेट होती है नासिक महाराष्ट्र से, एंड ये जो है वालसुद से फ्लो होते हुए गुजरात तक पहुँचती है। तापी फ्रॉम द सतपुरा डेट फ्लो थ्रू द महाराष्ट्र एंड सूरत इन गुजरात। नर्मदा की बात करते हैं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट से पास होते हैं, गुजरात में एंटर करते हैं, एंड देन अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे ओनली बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। मैग्नेटर क्या एक टाइप से न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार फाउंड व्हेन masses that run out of fuel and collapses। मतलब देखो क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ा स्टार है और उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो चुका है, जो उसका फ्यूल है वो बहुत कम बचा है, तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, हो गया, और ये थोड़ी दिन बाद इतना एक्सपेंड करते हुए कोलैप्स कर जाता है, और जो इसके हर एक पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन स्टार जो है बहुत ज़्यादा मासिव होने की वजह से अपने फ्यूल को ख़त्म हो जाने की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। होते क्या ये मैग्नेटर
ये एक टाइप से न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस इज नथिंग बट आवर यूनिवर्स को कॉस्मो कहा जाता है या फिर इसके स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ना। देयर मैग्नेटिक फील्ड आर 5000 ट्रिलियन टाइम मोर पावरफुल दैन दैट ऑफ द अर्थ, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट एडिशन 2022 का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। पहला है ग्रीन वॉच, सेकंड है ग्रीन पीस, नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एंड नंबर 4 इज नन ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है रिसेंटली रिलीज़ किया गया था किसके द्वारा? तो याले इंस्टीट्यूट है या फिर याले सेंटर है इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी का, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाले डो जावरी एक रीजन है, कहाँ पे है? कि ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में है या वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है या नगोर्नो काराबाख रीजन के आसपास का रीजन है या फिर साउथ चाइना सी के अंदर है। तो वाले डे जवारी जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ये है क्या? लेट्स सी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट डॉम फिलिप एंड अ ब्राज़ीलियन इंडिजीनियस अफेयर एक्सपर्ट ब्रूनो अराजो परेरा रिसेंटली वेंट मिसिंग इन वाले डो जवारी। मतलब एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे और वहाँ के जो इंडिजीनियस अफेयर मिनिस्टर थे वो अभी मिस्ड हैं। किस रीज़न में? वाले डो जवारी। ये है कहाँ में? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में। वाले डो जवारी इज द रीजन इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ओके। इट इज़ द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ब्राज़ीलियन अमेजन नेम्ड आफ्टर द जवारी रिवर विच फॉर्म द कंट्रीज बॉर्डर विद द पेरू, ओके। तो ये वेस्टर्न साइड में, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राज़ील इस तरीके से है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वेस्टर्न साइड में। It is spread over 85,000 square kilometer and home to the greatest concentration of isolated group in the Amazon in the world। मतलब अमेजन की जो मोस्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन है जो कई वर्षों से वहाँ पे रह रही है, तो वहाँ पे उनका गढ़ कंसनट्रेटेड माना जाता है। द रीजन हैज़ रिच गोल्ड रिसोर्सेज दैट वाई दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हाइपोगोंडाइज्म। तो आपको बताना कौन सा इसके बारे में स्टेटमेंट सही है? दिस कंडीशन कोज बाय डेफिनेशन द फीमेल सेक्स हार्मोन, क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड में देखते हैं इट कैन कोज सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब इसकी वजह से होता है क्या? वीकनिंग ऑफ बोन हो जाती है, मसल्स भी वीक हो जाती है और जो क्वालिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है एंड डिसफंक्शन मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो वो नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हाइपोगोंडाइज्म के बारे में बी ऑप्शन यहाँ पे सही। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज द कंडीशन इन विच डेफिशिएंसी ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज फाउंड, राइट। It can cause sexual dysfunction, weakening of bones and muscles and reduce the quality of life। रिस्क फैक्टर जो इसमें इंक्लूड होता है जैसे एजिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया एंड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है हाइपोगोनाडिज्म का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी इन बायोफिल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? तो कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन, ग्राउंडनट सीड, होर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज, शुगर बीट। तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है? तो ए ऑप्शन सही है। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़िएगा ध्यान से, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि ये चेंज होता रहता है, तो मैं इस वजह से नहीं करा रही हूँ। आगे बढ़ चलते हैं। वैसे अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन में जस्ट अ सेकेंड ए सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ गलत है। ग्राउंडनट सीड नहीं आएगा एंड होर्स ग्राम नहीं आएगा, रोटन पोटैटो हो सकता है, शुगर बीट हो सकता है, कसावा हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला 11 जून 2022 के भी देख ले रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। PFMS के बारे में पूछा जा रहा है। PFMS का मतलब है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? इट वॉज डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपको बताना कौन सा इसमें सही है? तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें डेवलप किया एंड इम्प्लीमेंट बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको जो है इम्प्लीमेंट या लॉन्च किया गया है। PFMS जो है स्टार्टेड ड्यूरिंग 2009 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैकिंग फंड्स रिलीज अंडर द प्लान स्कीम। मतलब ये इस वजह से इसको लॉन्च किया गया था। जो भी गवर्नमेंट पैसे नीचे देती है, रिलीज़ करती है बेसिकली, तो 2009 में इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उस पैसे को ट्रैक किया जाए। सब्सिक्वेंटली द स्कोप वाज इनलार्ज्ड टू कवर डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिट अंडर ओल्ड स्कीम ग्रेजुअली। इट हैज़ बीन envisaged that digitalization of account shall be achieved through the PFMS and beginning with the pay and account officer payment। CG did further value addition by bringing in more financial activities of Government of India in the ambit of the PFMS। The output delivers various model functions. The PFMS include payment and exchequer,
accounting of receipt, compilation of account and preparation of fiscal report, integration with the financial management system. Let's see the next question. अगला क्वेश्चन है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है रिलीज़ किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है अब किसके बारे में पूछा जा रहा है। द इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय एफएसआई to measure the performance of state to give 5 significant parameters on food safety. The parameters include human resource and institute data, compliance food testing, infrastructure and surveillance, training, capacity building, and consumer empowering. That the index will help in providing safe and nutrition food to our citizens. Let's see the next question. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 2009 में, केस स्टेटमेंट सही है। द थीम जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की सेफ फूड बेटर हेल्थ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो WHO के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जॉइंटली उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट एंड द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले 2019 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम स्ट्रेंथन करें, कमिट करें अपने आप को फूड सेफ्टी से रिलेटेड। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो अबावा में हो रही थी एंड द जनरल फोरम इन 2019 अंडर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड सेफ्टी, मतलब यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके अंदर में इसको जो है लॉन्च किया गया था। द थीम 2022 की है सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। MSP के बारे में पूछा जा रहा है। MSP इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर एंड इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड बाय द फार्मर। केस स्टेटमेंट सही है। देखो MSP क्या वो रेट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट परचेज करती है फार्मर से क्रॉप एंड किसके बेसिस पे, तो 3/2 जितना भी जो पैसा है फार्मर के द्वारा उसको उगाने में इन्वेस्ट किया गया। सेकंड देखते हैं। द MSP इज फिक्स्ड ट्वाइस अ ईयर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। तो मतलब जो MSP फिक्स की जाती है ट्वाइस अ ईयर, तो एक साल में 2 बार, ऑन द रिकमेंडेशन कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। तो आपको बताना कौन सा इसमें से सही है। देखो सही की बात करें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। MSP जो है कि वो रेट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट परचेज करती है फार्मर से कुछ क्रॉप्स है जो कुछ कैलकुलेशन के बेस पे होती है, और वो कितनी है 3/2 जितना भी जो फार्मर है तो उसको प्रोड्यूस करते हैं। यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंस किया गया था दैट MSP kept at a level of 1% of the cost of the production. MSP is fixed twice a year on the recommendation the Commission for Agriculture Cost and Pricing, which is a statutory body, and submitted a separate report recommending prices for the Kharif and the Rabi crop. Right? Let's see the next question. Next question is also related to the MSP. In the case of the oil cereal, pulses and oilseed, the procurement at a minimum spot price is unlimited in any state or union territory of India. Second is मतलब ये in any case of oil seed, मतलब जितने भी सीरियल्स हैं जितने भी ऑयल सीड हैं उन पे MSP दी जाती है, कुछ ऐसा ही इसका इन्फ्रेंस है। सेकेंड, इन द केस ऑफ द सीरियल्स एंड इम्पल्सेज MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट अ लेवल विच द मार्क प्राइस विल बी नेवर राइज। तो मतलब जो मार्क प्राइस उससे जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, नहीं स्टेट भी उसमें ऐड कर सकती है। इट इज़ नॉट करेक्ट है। While procurement is open-ended, it's not unlimited since our benefit stock is limited, right? This is absurd. MSP is only an indicative price and the market price can rise way above or way below MSP given the situation, right? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है consider the following statement regarding the Commission for Air Quality Management report. It is a statutory body, क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं, it laid down the parameter for control of air pollution. तो बताना है भाई आपको कौन सा सही, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और इसका मेन एम ये है कि एयर पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। द कमीशन जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था ऑर्डिनेंस इन अक्टूबर 2020। Asked while Environmental Protection Prevention and Control Authority of ECA has been dissolved to make way for the commission. The commission will be a statutory body. Make sure that you remember it. Let's see the next thing. The commission was supersede bodies such as the Central and the State Pollution Control Board of Delhi, Punjab, Haryana, UP and Rajasthan. Prime function, if you are talking about, it will have the power to issue direction to these state governments on issue pertaining to air pollution. It will entertain complaints deemed necessary for the purpose of protection and improving the quality of the air in the NCR and adjoining region. It was laid down the parameter for control of the air pollution. It will also be in charge of the identify violate monitoring factories and industry and any other polluting unit in the region, and will have the power to shut down such a limit, right? आगे बढ़ते हैं। Let's see the next question. Next question is related to the Australia India Water Security Initiative. Make sure that you remember it. इंडिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया बेसिकली। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसा ही हमने इसराइल के साथ भी किया है, नॉट द बिग डील एनीवे, बट यू शुड रिमेंबर इट। ऑस्ट्रेलिया वाटर इंडिया वाटर सिक्योरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये प्रोजेक्ट है किसके अंडर में? अंडर साउथ एशिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव
ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है इट एम टू वर्क टुवर्ड द वाटर सेंसिटिव सिटी विजन विच इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड वाटर साइकिल। तो यस, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। AIWI वासी इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर द साउथ एशिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंडर में, राइट। ओके, इट विल अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट डेट प्रोवाइड अर्बन वाटर सर्विसेज, मतलब यहाँ पे हम अर्बन वाटर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे, डिसएडवांटेज कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए जो वाटर है एक्सेसिबल बनाएंगे एंड सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। AIWASI प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ लिविंग लेबोरेटरी एंड मल्टीपल एजुकेशन सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट like water literacy of student and community, creation of a green space, etc. Let's see the next question. Next question related to the BIRAC. BIRAC is nothing but a biotechnology industry research assistance council. It is known for profit public sector enterprise set up by Department of Biotechnology. It provides access to risk capital through target funding. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। बिराक जो है नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेट बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मेन या ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइज टू अंडरटेक स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन एड्रेसिंग नेशनल रिलेवेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड। फंक्शन ये प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिस्क कैपिटल थ्रू टारगेटेड फंडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IP मैनेजमेंट एंड हैंड होल्डिंग scheme that help bring innovation excellence to the biotech and make them global competitive. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो थाईलैंड है वो कौन कौन सी स्टेट है जो इसको बॉर्डर करते हैं या नेशन है जो इसको बॉर्डर करते हैं थाईलैंड को। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, सिंगापुर इज नॉट द राइट, बट बेसिकली इट इज़ द कंट्री इन बिटवीन द मलेशिया। तो बॉर्डर स्टेट है बेसिकली, मतलब मेरी टाइम बॉर्डर स्टेट है मलेशिया के लिए, सिंगापुर डिड नॉट द बिग डील एनीवे। तो लाओस एंड कंबोडिया इज द राइट हेयर। The main body of the country is surrounded by the Myanmar to the west, Laos to the east। देखो ये आपका अगर मान लिया जाए थाईलैंड है ना, तो इसके ईस्ट में म्यांमार है, तो ये मैंने म्यांमार बना दिया। वेस्ट में बात करोगे तो लाओस है, कुछ ऐसा ही लाओस बना दिया, ओके। एंड कंबोडिया जो है इसके साउथ ईस्ट में है, तो ये कंबोडिया है। एंड द गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है साउथ में है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यू कैन सी द थाईलैंड का मैप। थाईलैंड मैप इज हेयर। तो यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे कंबोडिया है और यहाँ पे वियतनाम है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल पेपर द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। क्या स्टेटमेंट सही है? क्या कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय द RBI ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन। नंबर थर्ड इज द कॉल मीन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज बाय इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। नंबर फोर्थ इज जीरो कूपन कंपाउंड बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन। तो सी इज द करेक्ट है। तो RBI डज नॉट इशूड CD टू कॉर्पोरेशन, तो सेकंड इज रॉन्ग। Let's see the next question. ओके, रिवीजन थ्योरम से क्वेश्चन ऑफ द 13 जून भी हम यहाँ पे इसी के साथ ही डिस्कस कर लें। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है संत तुकाराम से रिलेटेड है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। स्टेटमेंट सही है। ही मेड द विथोबा कल्ट पॉपुलर। नंबर थर्ड, ही इज क्रिएटेड विद द स्टार्टिंग द वारली पिलग्रिमेज। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे शिवाजी। एंड ये जो है विथोबा कल्ट को पॉपुलर इनके द्वारा किया गया था। एंड इनके द्वारा जो है वारली पिलग्रिमेज को जो है स्ट्रेंथन किया गया था। ठीक है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही। ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। ही कंसिडर द ग्रेटेस्ट मराठा भक्ति रिफॉर्मर। ही मेड अ विथोबा कल्ट पॉपुलर। ही कंपोज डिवोशनल सॉन्ग on Vitthal Swami called as a Bhangal. He preached the message of quality and universal brotherhood. Sant Tukaram and his work was central to the Warkari sector spread across Maharashtra. Sant Tukaram is credited with the starting the Warli pilgrimage. His master was the Saint Chaitanya Mahaprabhu of the Bhakti movement, right? Let's see the next question. E-Vidhan system के बारे में consider the following statement. It is a missionary mode project under the project Digital India program. I again repeat. ये विधान सिस्टम के बारे में है। तो आपको बताना है क्या ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है किसके अंदर? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर, ओके। सेकंड है द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन दैट ऑल 31 स्टेट एंड यूनिटी विद लेजिस्लेचर। द फंडिंग द विधान से प्रोवाइड विद द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। तीनों की तीनों सही है। जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है अभी स्टार्ट किया गया है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है नोडल मिनिस्ट्री है,
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड द फंडिंग ऑफ द NEVA थ्रू द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 60-40 and 90-10 फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन सा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट करते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे सही है। एनीवे प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब जो ह्यूमन बींग की हम ट्रैफिकिंग करते हैं उसको रोकना, एंड फोर्स लेबर को भी खत्म करने की कोशिश करना। फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और लेकिन अगर जो अदर ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अंडर द राइट टू इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड दैट इज अंडर द 29। एंड इसमें जो राइट है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ही जो थीम है उस राइट का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ILO कन्वेंशन 138 एंड 182 जो न्यूज़ में है ये किससे रिलेटेड? तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। लेट्स सी यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट रिसेंटली गेट अप्रूवल फॉर द रेटिफिकेशन द 2 फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेमली मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138 concern minimum age for admission to the employment and the western coast of the child labor convention number 182 concerning the prohibition immediate action for the elimination of the worst form of the child labor। तो इसका ये एम रखा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। FATF की बात करते हैं। फाइनल एक्शन एंड टास्क फोर्स इट द इंटर गवर्नमेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड 1989 ऑन द इनिशियल पोजीशन। क्या स्टेटमेंट सही है? इट द पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच एम टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट द नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द वेरियस एरियाज। नंबर थर्ड FATF सेक्रेटरी जो है हाउस OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो आपको बताना कौन से यहाँ पे सही है? तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। FATF जो है 1989 में G7 के द्वारा बनाई गई थी। एक इंटर गवर्नमेंटल यहाँ पे ये बॉडी है, इस पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो जनरेट करती है नेसेसरी पॉलिटिकल विल ताकि जो नेशनल लेजिस्लेटिव है FATF के अकॉर्डिंग साथ सके। एंड जो FATF का सेक्रेटेरिएट है वही है जो OECD का है, और कौन सा है? तो पेरिस है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गलपागो आइलैंड किसके अंडर में? तो इक्वाडोर के अंडर में आता है। इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक जायंट टोर्टोइस है, species believed to be extinct for more than a century. Now surviving member has been found in the Fernandine Island जो गलपागो आइलैंड इक्वाडोर का पार्ट है, commonly called the Fernandine Island Galapagos giant tortoise. The species was also far from a single individual collected in 1906. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कौन सा करेक्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग करना है। रामसे हंट सिंड्रोम जो है एक वायरल डिजीज है। इट कैन बी ट्रीटेड यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड एंड फिजियोथेरेपी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। रामसे हंट सिंड्रोम जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें एक वायरस है जिसका नाम है वर्सिला जोस्टर। ये इन्फ्लेमेशन कर देते हैं एंड नर्व जो इन्वॉल्व होती है उसका फेशियल मूवमेंट रुक जाता है। नेक्स्ट द वेरिसोला जोस्टर वायरस इज द सेम वायरस इट कॉज बाय चिकन पॉक्स एंड सिंगल्स। व्हेन ही नर्व गेट इन्फ्लेम्ड they lose their ability to function, leading to a temporary facial palsy or paralysis. The symptoms include the painful red rashes, blister and around the ear. The facial paralysis on the same side. It is treated using antiviral drug, steroid and physiotherapy. Right? आगे बढ़ते हैं। बाल स्वराज is a portal launched by the National Commission for the Protection of Child Right for online tracking and digital real-time monitoring mechanism for the children in need in care and protection. The National Commission for Protection of Child Rights is an Indian statutory body established by the Act of Parliament. Both are correct. Bal Swaraj is a portal launched by the NCPCR for online tracking and digital real-time monitoring mechanism of children in need or care and protection. The National Commission for Protection of Child Rights एक इंडियन स्टेट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश की गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005। द कमीशन वर्क अंडर द एजेस ऑफ women Ministry of Women and Child Development, Government of India. Let's see the next question. Next question is National Space Promotion Authorization Center. इन स्पेस की यहाँ पे बात की जा रही है, इन स्पेस के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। एक ऑटोनोमस एंड सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा इसको बनाया गया। इट वॉज एस्टेब्लिश फॉर द प्रमोशन इंक्रेजमेंट ऑफ द फुलफिलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्पेस एक्टिविटी ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी। मतलब इसका जो गवर्नमेंट जो कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करवाती है इसरो से, और जो प्राइवेट अपने कोई व्हीकल वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं तो इसको संभालने का, इसको रेगुलेट करने का काम ये करता है। एंड इन इट फैसिलेट द यूसेज ऑफ इसरो फैसिलिटी बाय द प्राइवेट एंटिटी एंड येस इट इज़ द मेन फंक्शन की जो इसरो की जो ऑलरेडी मेड फैसिलिटीज़ हैं उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाए, उसको यूटिलाइज भी कर सके। हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस इनोग्रेट किया गया था भोपाल के अंदर अहमदाबाद में, भोपाल के अंदर अहमदाबाद के अंदर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन स्पेस वाज अनाउंस्ड इन जून 2020। एक ऑटोनोमस एंड सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। इसका काम है प्रमोट करना, इंकरेज करना, रेगुलेट करना स्पेस एक्टिविटी और बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द यूसेज ऑफ इसरो फैसिलिटी बाय प्राइवेट एंटिटीज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो ग्रेट निकोबार के ज़्यादा पास में है। तो याद रखिए सुमात्रा जो है ज़्यादा पास में एज कम्पेयर टू इंडियन पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। यू कैन सी हियर ये श्रीलंका है, ये आपके निकोबार आइलैंड है और ये सुमात्रा, तो ये ज़्यादा पास में एज कम्पेयर टू इंडिया का जो मेनलैंड है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलते हैं, चलो भाई चलते हैं। Consider following statement. Constitution of India allow the Parliament to make provision in all matter relating to the election of the Parliament and the state legislature. Constitution of India permit a candidate to contest any election from up to 2 constituency. तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता पार्लियामेंट को, क्यों प्रोविज़न है कि जो भी इलेक्शन का जो पार्लियामेंट है स्टेट लेजिस्लेचर वो कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक अ प्रोविज़न, अच्छा ये एम्पायर करता है पार्लियामेंट को, अगर जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शन है उससे रिलेटेड लॉ रूल्स पॉलिसी जो है बनाई जा सकती है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है परमिट करता है किसी भी एक पर्सन को कि वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सके, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन बट रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1951 इट परमिट्स बेसिकली अ कैंडिडेट to contest any election from up to 2 constituency. Constitution of India allow the Parliament to make a provision in all matters relating to election to the Parliament and state legislature. Its accordance the Parliament can enact following laws: Representative People Act of 1950, Representative People Act of 1951, Delimitation Commission Act of 1952 एंड सेक्शन 37 क्लोज 7 ऑफ द इंडियन, ये इसके बारे में ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के बारे में, क्या ये 2019 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नीति आयोग के द्वारा। एट द बाइनल स्टडी एंड एम टू बूस्ट द गवर्नमेंट एंडेवर एंड ड्राइव डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। देखो जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है इसको 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा लॉन्च किया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इट इज़ अ बायनियल स्टडी दैट एक्सेस द रिपोर्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरेटरी एंड पब्लिक ऑन सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स ऑफ 1961 इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ स्पेसिफिक नारकोटिक ड्रग एंड एस्टेब्लिशेज। Okay, let's see the next question. Next question is related to the single convention on narcotic drug 1965. So in 1961 कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर द मेडिकल एंड साइंटिफिक यूजेस। सेकंड देखते हैं, द इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड वाज एस्टेब्लिश इन 1968 इन अकॉर्डेंस विद द जो नारकोटिक ड्रग एक्ट या फिर सिंगल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग एक्ट 1961 के हिसाब से। आई कैन रिपीट द क्वेश्चन। सिंगल कन्वेंशन ऑफ द नारकोटिक ड्रग 1961 एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कंट्रोल करती है एक्टिविटीज ऑफ स्पेसिफिक नारकोटिक ड्रग एंड एस्टेब्लिशेज अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर देयर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूजेस। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जो है 1968 में एस्टेब्लिश किया गया था, किसके हिसाब से, नारकोटिक ड्रग एक्ट ऑफ 1961 के हिसाब से। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड एक इंडिपेंडेंट क्वासी जुडिशियल एक्सपर्ट बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई थी सिंगल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग ऑफ 1961 के हिसाब से, जिसमें 2 बॉडी को मर्ज किया गया था, दैट नथिंग बट द परमानेंट सेंट्रल नारकोटिक्स बोर्ड एंड जिसका जो क्रिएशन 1931 में, एंड सेकेंड इज द कन्वेंशन फॉर लिमिटिंग द मैन्युफैक्चर एंड रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नारकोटिक ड्रग, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज द सिंगल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग 1961 जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कंट्रोल करके चलती है एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेड एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक नारकोटिक ड्रग्स एंड एस्टेब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशन, लाइसेंस, मेजर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एक्सेट्रा फॉर द मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द TDS। TDS का मतलब टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स, मतलब टैक्स को डिटेक्शन कर लिया जाए सोर्स का। एक लाइबिलिटी इन्फोर्स अगेंस्ट द एक्सचेंज दैट डिपोजिट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म। सेकंड, इट विल बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, TDS एक लाइबिलिटी है, इन्फोर्स की जाती है अगेंस्ट द एक्सचेंज डिपोजिट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म। It will calculate it at 1% of transaction values. What is TDS? But TDS is nothing but a tax detection at a source. इसका जो aim है, aim at collective of revenue at the very source of income itself. It is a type of indirect method of collecting the taxes. Combine the concept of the pay as you earn and collect as it being earned, right? TDS is one of the modes of collection of taxes by which a certain percentage of amount are deducted by a person at a time of making, crediting,
certain specific nature of payment to the other person and deducted amount is remain to the government account. Let's see the next question. ED के बारे में पूछा जा रहा है. पहली स्टेटमेंट प्रेजेंट इट द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सेकंड इज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट द फेम एक्ट ऑफ 1999. आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन सही. अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. The origin of the director goes back to the 1st May 1956 when an enforcement unit was formed in the Department of Exchange Economic Affairs for handling exchange control laws violation under Fair Act of 1947. Right. Second is in the year 1957, this unit was renamed Enforcement Directorate. Presently, it was a part of Department of Revenue. Make sure that you remember it. Make sure that you remember it. It is very important. Under the Ministry of Finance. The organization is mandated with the task of enforcing the provision of two special fiscal laws, FEMA Act 1999 and Prevention of Money Laundering of 2022. So 2002. Let's see the next question. आपको बताना इनमें से कौन सा एक मेजर मिनरल है. Let's see the option. Second, third and fourth. Second, third and fourth. Bentonite is not the major mineral, but chromite एक मेजर मिनरल की कैटेगरी में हम रख सकते हैं. Kyanite, KANIT Kyanite. एंड थर्ड इज द सिल्लेमेनाइट. राइट. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है यहाँ पे सही है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. ये गलत स्टेटमेंट है कम्प्लीटली, क्योंकि जो ये बॉडी है वो गलत दे रखी है. द स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट. इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही बात है. CGA जो है इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के हिसाब से बनाई गई थी, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. जेट स्ट्रीम अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली. ये बिल्कुल गलत है. ओनली सम साइक्लोन डेवलप नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है. नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो सिर्फ सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना कौन सा करेक्ट है. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर द रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. तो ये गलत है. सोलर पंप कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद द पिस्टन. तो ये बिल्कुल गलत है. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. शुगर केन इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है. सब्सटेंशियल सर्विंग इन अ सीड मटेरियल इज मेड फ्रॉम बर्ड चिप सेटिंग आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांट इन द मेन फील्ड. मतलब ये है कि जो बर्ड होता है उसको हम नर्सरी में ग्रो करते हैं. जब वो छोटा छोटा पौधा निकल आता है तो उसको हम फील्ड में जाके जो है ग्रो कर देते हैं. क्या स्टेटमेंट सही है? ये जो है डायरेक्ट सीडिंग मेथड है शुगर केन के लिए. When directing planting of sitting set is done, the germination percentage is better with the single bird settle as compared to set with many bird. मतलब अगर यहाँ पे सिंगल बर्ड है वहाँ की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी. क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये गलत है. वैसे ये बैड वेदर कंडीशन prevail when sets are directly planted. Single birded sets have better survival as compared to the larger set. No, because जो मल्टीपल सेट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली ग्रो कर पाते हैं एज कम्पेयर इन द एडवर्स कंडीशन ऑल्सो. शुगर कैन भी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर फ्रॉम इट्स टिश्यू कल्चर. तो यस, जो शुगर केन है वो कल्टिवेट की जाती है टिश्यू कल्चर से. तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट इज राइट. सेकंड एंड थर्ड इज रॉन्ग. लेट्स सी. Conventional method of sugarcane planting requires 7 to 8 tons of seed cane per hectare, and this is the main reason for slow rate at a speed and varietal replacement. Sugarcane being a long duration crop and heavy biomass product require about 1500 to 2500 mm water. Keeping in mind the likely to be faced situation in future, the ICAR Sugarcane Breeding Institute has developed an integrated sugarcane cultivation model called settling transplanting technology. Components of the model are listed below. High yield and better quality variety, daising and transplanting or settling deprived from single bird ships, subsurface drip irrigation, fertilization, intercropping, trash mulching, multiple retaining, mechanization. मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए जब भी हम कुछ शुगर केन को ग्रो करते हैं. बाकी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन यू कैन सी है. लेट्स सी द नेक्स्ट revision from the question of the 15th June 2022. Let's see the first question. The census of India provide a portrait of the Indian population, while the socio-economic caste census is a tool to identify beneficiary of a state support. I can repeat the question. जो census of India है पोर्ट्रे करता है इंडियन पॉपुलेशन, ओवरऑल क्या इंडियन पॉपुलेशन है, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर है ये आइडेंटिफाई करता है जो हम टारगेट करना चाहते हैं जिसमें पॉपुलेशन को रिगार्डिंग देयर सोशल बेनिफिट. Since the census fall under the Census Act of 1948, all the data are considered confidential, where all the personal information given in the SEC is open for use by the government department. I think first statement is absolutely right, but the second statement is opposite, where the SEC जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ताकि कोई दंगे फसाद ना हो जाए. तो इस वजह से तो डी ऑप्शन सही है. अच्छा, इनमें से पूछा जाए कौन सा नोट करेक्ट है, तो दोनों ही नोट करेक्ट है.
डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड एससीसी, द सेंसस प्रोवाइड अ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाइल द एससीसी जो है टोटल बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेट सपोर्ट, ठीक है। सिंस द सेंसस फॉल अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 ऑल द डेटा कंसिडर कॉन्फिडेंशियल where all the personal information given the SCC is open for the use by the government department to grant or restrict benefit to household, right? Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कलेकर कमीशन। कलेकर कमीशन जो भी आप इसको कहना चाहें, ये जो सेटअप किया गया था, क्या ये 1953 में सेटअप किया गया था? इसका मेन नेम था ये है, विच वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एट द नेशनल लेवल। Okay. Second, the Manual Commission report of 1980 recommended 27% of reservation quota for OBC, resulting in total 49.5 quota in government jobs and public universities. तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट से। कलेक्टर कमीशन जो है फॉर्म किया गया था 1953 में, जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लास अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट द नेशनल लेवल। If you are talking about the Mandal Commission of 1918, estimated at the OBC population at 52% and classified 1 to 57 communities as backward. It recommended increasing the existing quotas which were only for SC and ST from 22.5 to 49.5 to include the OBCs. Let's see the next question. अग्निपथ स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, ये है क्या? ये एक मिलिट्री रिक्रूटमेंट है, तो यस। What is अग्निपथ स्कीम? Let's see. Another new scheme around 45 से लेके 50,000 soldier will be called as अग्निवीर will be recruited annually for the short period of time. It is generally about 4 years and 25%। बाद में इसको 50% भी कर दिया गया था कि इसको जो है कंटिन्यू किया जाएगा 15 year under the permanent commission. Let's see the next question. Next question is the periodic labor force survey was launched by Labour Bureau in 2017 and is India's first computer-based survey. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है लेबर ब्यूरो के द्वारा 2017 में कंडक्ट किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और ये जो है अपने आप में फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे हुआ करता था। सेकेंड हम देखते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाज डेसिग्नेटेड विद द 2 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यस, ये जो सर्वे है वो हमें हेल्प करता है कि हमारी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है और कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हम अच्छे से पता लगा सकें। PLFS was launched by National Statistical Office in 2017 and it is the first computer-based survey. Make sure to remember it. That is nothing. नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की ऑफिस की हम यहाँ पे बात करें ना कि लेबर ब्यूरो की। एंड ऑल्सो एक सेंट्रल स्टेटिस्टिकल एजेंसी है ऑफ द गवर्नमेंट मैंडेटेड अंडर द स्टेटिस्टिकल सर्विस एक्ट ऑफ 1980 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है डेसिग्नेट किया गया 2 मेजर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट वे टू मेजर द डायनेमिक्स इन लेबर फोर्स एंड पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months फॉर ओनली द अर्बन एरिया इन द करंटली वीक स्टेटस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट है। मोस्टली के इसको रिलीज़ किया जाता है माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है। माइग्रेशन इंडिया रिपोर्ट 2020 से 21 जो है मोस्टली की तरफ लॉन्च की गई है। इसमें बताया गया 0.7% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वाज टेम्पररी विजिटर, कहीं ना कहीं वो घूमने के लिए जाते, कितनी 0.7%। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द RBI डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, विच इज द फॉलोइंग वुड नॉट डू, जिनमें से बताना कौन सा नहीं करेगा। अगर जो RBI है एक्सपेंसरी पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं, तो जो RBI वो कौन सा काम नहीं करेगा? कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो हमारा SLR है, RR है, क्या उसको कट करेगा, कम करेगा? इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, तो जो बैंक रेट है और रेपो रेट है उसको कम करेगा। सिर्फ यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। मतलब क्या नहीं करेगा, तो इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग इन्फोर्समेंट फैसिलिटी रेट, ये नहीं करेगा, लेकिन कट करेगा SLR को, कट करेगा बैंक रेट एंड रेपो रेट वटेवर, मतलब ताकि कम इंटरेस्ट रेट पे जो हाउस होल्ड है उसको पैसे दिए जा सके, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्टिंक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवरी मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द DCCB टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है? तो सिर्फ बी सही है। देखो बी क्यों सही है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB टू प्रोवाइड अ फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो ये सही है। इन टर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर करते हैं मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक, तो ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज शेड्यूल कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट द मोस्ट शेयर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 78 to 80% in agriculture and allied credit. So cooperative institutions also play a significant role in extending agriculture credit, and the share of all cooperative banks institution put together 15 से लेकिन 16%। RRB जो है 5% लोन देती हैं
and second is also correct because its main aim to give credit to the agriculture sector. Let's see the next question. In India, under the cyber insurance for individual, which of the following benefit was generally covered in addition to payment for the loss of the fund and other benefit? So B option is correct here. B option means 1/3 and 4. Second is incorrect. Cost of new computer if some miscreant willfully damage it proved so. तो ये गलत है. Cost of restoration of computer system in case of the malware disrupting access to one's computer. Yes. ये साइबर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है. सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज लॉस इन केस ऑफ द साइबर एक्सटॉर्शन. तो ये भी सही है कि कम से कम साइबर अटैक हो सके और इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसे कमा सके. तो ये भी सही है. कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट. तो ये कोर्ट ऑफ डिफेंस में जो है ये हेल्प करते हैं, पर्सन के तौर पर ये खड़े होते हैं. एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ समवन मिसक्रेंट विलफुली डैमेज इफ इट्स नहीं, ये विलफुली खुद से ही अगर वो तोड़ के बोल दे कि मुझे इसका कंपनसेशन दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट, साइबर इंश्योरेंस एक्ट बेसिकली. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल. तो ये जनरली होता है. जस्टेशन पीरियड जो है 22 मंथ का, तो ये भी सही है. एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन अ कालमी टिल द एज ऑफ द 40 ईयर ओनली. तो ये भी गलत है. एंड एमंग द स्टेट इन इंडिया द हाइस्ट पॉपुलेशन इज इन केरला. तो ये भी गलत है. तो इस कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट की. That's why this question is important. Let's see the next question. Already asked in 2020. Let's see the next question. कावेरी बेसिन में कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया आता है, ये पूछा जा रहा है. सेकंड नहीं आता है, फर्स्ट आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है. तो नागरहोल नेशनल पार्क आता है, बिल्कुल आता है. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आता है, बिल्कुल आता है. एंड वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है. तो all except 2 parts are covered under the कावेरी बेसिन. पापीकोंडा रिमेन्स इनसाइड द ईस्ट एंड द वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में. इस वजह से ये जो है गोदावरी बेसिन के अंडर में आता है, ना कि कावेरी. लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द 16th June 2022 ऑल्सो. Okay, with reference to the election of President of India, consider the following statement. The Indian President is elected through the electoral college system, wherein the votes are cast by the national and the state level lawmaker. तो ये भी सही है. The election are conducted and the overseas by Ministry of Parliamentary Affairs. तो जो इलेक्शन है नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर इसको जो करके नहीं चलती हैं, मतलब जो ओवरसीइंग है, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ वो करता है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी. सी सेकंड इनकरेक्ट है. थर्ड सही है. वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वोट डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. मतलब जो एमएलए की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, मैं एमएलए लिखती हूँ, जितने भी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन, जितने एमएलए प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय 1000, तो उससे हम एमएलए की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल एमपी वोट रफली इक्वल टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द ऑल एमएलए. तो ये कहा जा सकता है कि जो हर एक एमएलए को हम मिला दें, हर एक एमपी को मिला दें, तो जो वैल्यू है दोनों की वो कम सेम ही आती है, राइट. बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है. आपको बताना है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्या होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है. क्या ये हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो यस, ये हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं, मतलब हमारी कंट्री के हेड माने जाते हैं. इवन ही इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी टू बी काउंटेड एज पर द सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया. सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से जब सेंसस काउंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट पर्सनैलिटी होते हैं एंड ये जो है हेड माने जाते हैं हमारी कंट्री के. तो ये कम्प्लीटली सही है. कमांडर इन चीफ रहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज के, बिल्कुल सही है. इट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी ऑफ इंडिया. कहा जा सकता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव के हेड है, तो मेरे हिसाब से लेजिस्लेचर के भी ये हेड वगैरह हैं. हमारी पूरी कंट्री के हेड है, तो ये उसमें जुडिशरी लेजिस्लेचर वगैरह सब आ जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 1 में इसको जो है लाई किया गया है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 55 जो है किस तरीके से इलेक्शन होगा. 56 में टर्म जो प्रेसिडेंट की होती है. 57 में जो एलिजिबिलिटी होती है कि इलेक्शन की. क्वालिफिकेशन जो है मेंशन की जाती है प्रेसिडेंट की 58 में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको करेक्ट बताना है एनएसए के बारे में. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एक सीनियर ऑफिशियल है ऑन द सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. एनएसए हैज़ द सेम रैंक एज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मेक श्योर ये जो है 12th पार्ट में आता है, ठीक है. पार्ट 12 में इसको अब रखा गया है. आर्टिकल 300A कहाँ पे आता है, 12th पार्ट में आता है. इट वॉज इंसर्टेड शॉर्टली आफ्टर द इमरजेंसी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44th एक्ट ऑफ 1978. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. आर्टिकल 300A की बात करते हैं. लेट्स सी. It states that no person shall be deprived with property shared by the authority of law. It protects an individual from interference by the state and disposes of property of the unless it according with the procedure established by law. Right to property is no longer a fundamental right. It is a constitutional right. Now exists in Article 300A. 300A was inserted shortly
after the emergency through the Constitutional 44th Amendment Act of 1978, tea plantation versus State of Karnataka 2011, the Supreme Court held that the public purpose was a precondition for deprivation of a person of this property. बाकी आप देख लीजिएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया के बारे में पूछा है कि ये लीगल राइट है. नहीं, ये लीगल राइट है टू हर एक पर्सन को जो अवेलेबल है. राइट, आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है. तो आप बताना कौन से यहाँ पे सही है. क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो है इंपोर्ट लगाया जा सकता है फॉरेन इन्वेस्टर पे. येस. दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो येस. दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विस. तो ये स्टेटमेंट गलत है. टीम्स एग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है सर्टेन मेजर को जो वायलेट करे नेशनल ट्रीटमेंट एंड क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरल गेट के अंडर में जो हुआ करता था. Okay, in other words, it prohibit the use of trim that are inconsistent with Article 3 of the GATT 1994. Article 9 of GATT 1994 restriction यहाँ पे दे रखी है. बाकी आप पढ़ लीजिएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोदावा पीपल. ये कोदावाज आर इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम द रीजन द कासारगोड इन साउथ इंडिया स्टेट ऑफ केरला. क्या स्टेट में सही है? तो कोडागू कर्नाटका में. तो ये केरला अगर नहीं होता, इसके बजाय कर्नाटका होता तो स्टेट में सही होती. कोदावा जो पीपल हैं वो इतना लिंग्विस्टिक ग्रुप बनाते हैं हमारी कंट्री में. और कहाँ पे रहते हैं? तो सदर्न इंडिया के अंदर कासारगोड के अंदर रहते हैं. देयर यूनिकली एंड एक्सेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज आर्म फोर्सेज. तो ये सही है. ये जो स्पोर्ट्स है और आर्म फोर्सेज हैं उसमें एक्सेल किया. कोदावा यूनिक पीपल ऑफ हु लिव इन कोदागु या कुर्ग एज द ब्रिटिश कॉल्ड इट इन कर्नाटका. Very little known about the origin of this community of warrior have lived on the slope of the Western Ghat. They are uniquely and excel in sports as well as armed forces. For many years, Kodawas have been cultivating field, maintaining cattle, and carrying arms for a war. Okay. Let's see the next question. Consider the following statement regarding the reserve is located in Telangana. Okay. This sanctuary catchment for the river Godavari and Kadam. मतलब ये जो river गोदावरी है उसके catchment में आता है. तेलंगाना कुछ यहाँ पे होगा. Just a second. ये यहाँ पे तो नहीं होगा, कुछ यहाँ पे होगा. ये तेलंगाना है. दिस सेंचुरी इज कैचमेंट फॉर द रिवर गोदावरी एंड कादम. द सेंचुरी इज वन ऑफ द रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट जो है स्टेट के अंदर पाए जाते हैं. तो ये टीक के लिए फेमस है. आपको बताना कौन सा इसमें से जो आंसर सही हो सकता है. सत्यमंगलम, कलवल. बी ऑप्शन कलवल ही सही है. कवाल, सॉरी कलवल नहीं है, कवाल. टाइगर इज गोइंग टू बी होस्ट ऑफ इट्स एवरी बर्ड वॉक on February 12 and 13. Kawal जो है home to the rich diversity in flora and fauna with more than 3,300 species of birds and 600 tree species with different forest composition. The reserve is located in Telangana. The reserve is the oldest sanctuary in the North Telangana region of the state. This sanctuary is catchment of the rivers Godavari and Kadam. The sanctuary is one of the richest teak forest in the state with the dense pristine areas for the human disturbance. Right. See the next question. Lieutenant Governor of the Union Territory is empowered to promulgate ordinance only when the assembly is dissolved. The governors of a state can issue ordinances only with the approval of the president. The president ordinance making power is not a discretionary power. तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट है वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. तो यस ये सही है. द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर. तो ये भी सही है. फर्स्ट इज नॉट अ करेक्ट. Such in accordance with the same forces as an act of assembly. Every such ordinance must be approved by the assembly within a 6 week from its assembly. He can also withdraw the ordinance at any point of time. बाकी आप यहाँ पे इसके बारे में लिeutenant गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ सकते हैं. अगले क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है परहैप्स. तो लेट्स सी. गिर नेशनल फॉरेस्ट यानी गिर नेशनल पार्क के बारे में है. इट इज़ द ओनली नॉन हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लोयन. तो यस दैट इज करेक्ट. ये कथियार ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं. तो ये भी सही है. इट वाज आल्सो द लोकेशन ऑफ द इंडियन हैंगूल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. नहीं, ये गलत है. फर्स्ट इज करेक्ट. द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फॉरेस्ट लोकेटेड इन तलाला गिर गुजरात. ये ओनली नॉन हैबिटेट है एशियाटिक लोयन का. ये जो है पार्ट है कथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन. Gir has been used by the Gujarat State Department, which formed the Indian Crocodile Conservation Project in 1977 and released those to the 1,000 marsh crocodile into Lake Kamleshwar and other small bodies of water in and around Gir. कश्मीर स्टैग जो है उसको हम हंगूल के नाम से भी जानते हैं. एंड सेंट्रल एशियन रेड डियर एंडेमिक टू कश्मीर इन इंडिया. इट फॉर्म्ड इन डेंस रिवराइन फॉरेस्ट इन द हाई वैली एंड माउंटेन ऑफ द कश्मीर वैली एंड नदर्न चंबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. राइट. तो हंगूल वहाँ पे जो है किया गया है उसको स्टार्ट. आगे बढ़ते हैं. रिवीजन फ्रेमशिप क्वेश्चन द 17 जून 2022 के भी यहाँ पे हम देख ले रहे हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन टू द सस्पेंशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
The Constitution of India provides for the withdrawal of the member whose conduct is grossly disorderly and suspension of one who abuses the rules of the House or the willful obstruct its business. तो ये गलत स्टेटमेंट है. The maximum suspension as per the Constitution of India is for the 5 consecutive setting of the remainder of the season whereas less. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है. ये जो मेंशन है वो रूल 373, 374 एंड 371A जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के अंडर में इसको ऐड किया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में. एनीवे, provide for the withdrawal of the member whose conduct is grossly disorderly and suspension of one who abuses the rules of the house or the willful destructive of business. देखो जो ये स्टेटमेंट वो कम्प्लीटली राइट है. बाय द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो बिजनेस रूल कंडक्ट जो लोकसभा का उसके हिसाब से दिए गए हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के. द मैक्सिमम सस्पेंशन एज पर द रूल्स इज फॉर 5 consecutive सेटिंग ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, तो इज लेस. बाकी ये स्टेटमेंट सही है. अगैन जो इसका सोर्स है वो गलत मेंशन किया गया. द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. REN 21 जो है एक ग्लोबल पॉलिसी है जो प्रोवाइड करती है फोरम फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. REN 21 जो है क्रिएट की गई 2012 में एज एन आउटकम ऑफ द बोन 2012 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिन्यूएबल रिसोर्स. तो फर्स्ट यहाँ पे सही है. REN 21 जो है क्रिएट की गई है 2004 में एज एन आउटकम ऑफ द बोन 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिन्यूएबल एनर्जी जिस कोalition ऑफ द विलिंग come together with its objective to mind to support and accelerate the development of renewable energy एंड मतलब ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फोकस करते हुए चलता है. नेक्स्ट इज द बोलगार्ड एंड बोलगार्ड सेकंड एक टर्मिनोलॉजी है. ये है क्या? ये बेसिकली बच्चे जेनेटिफिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है जो मतलब ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है. In India, Monasto introduced the first generation BT cotton called Bolgard first in 2002, followed by Bolgard second in 2006. Bolgard first and Bolgard second help developing genetically modified crop plant. Bolgard cotton provide an inbuilt protection for cotton against destructive bollworm infestation and contain an insecticidal protein from a naturally occurring soil microorganism, Bacillus thuringiensis. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. तो लेट्स सी द सर्ट के बारे में, इंसर्ट के बारे में पूछा जा रहा है. व्हाट इज इंसर्ट? इट इज़ नथिंग बट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के बारे में. इट इज़ द नोडल एजेंसी टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग एंड फिशिंग. तो ये बिल्कुल सही बात है. इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती हैं एंड इसका मेन काम से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को कम करना है या अपने आप को बचाना है. ये जो है स्ट्रेंथन करता है सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस इन द इंडियन इंटरनेट डोमेन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आतापाका बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन कोलेरू लेक ऑन द कृष्णा वेस्टर्न गोदावरी बॉर्डर इन आंध्र प्रदेश. ये स्टैब्लिश किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के हिसाब से. तो आपको कौन सा यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट इज करेक्ट है. कोलेरू लेक इज इन कृष्णा वाटर गोदावरी बॉर्डर इन आंध्र प्रदेश. इट वॉज एस्टैब्लिश 1990s अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. द जो सेंचुरी है प्रोटेक्ट पार्ट ऑफ द कोलेरू लेक वेटलैंड विच गेंड रामसर कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो पब्लिश किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बताइए भाई. तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड ये पूछा जा रहा है. तो ये कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है काली टाइगर रिजर्व. मेक श्योर डेट रिमेंबर इज फर्स्ट वाइल्ड orchidarium come up with the Kali tiger reserve. Orchidarium is nothing but a vivarium especially for the cultivation of the orchid and in the park or botanical garden dedicated to orchid. मतलब ऑर्किड से ही रिलेटेड है. सबसे ज़्यादा ऑर्किड जो है कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर. आगे बढ़ चलते हैं. Just Transition Division. Recently, each of the following ministry has announced the setting up of Just Transition Division. The Ministry of Coal के द्वारा इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया. For the first time ever, the Union Ministry of the Coal will have a Just Transition Division, which will draft a substantial coal mine closure plant for areas economically dependent on the dry fuel. Let's see the next question. RBI के बारे में यहाँ पे है. As per RBI, all merchant must have delete customer debit and credit card data on or before June 2023 and replace the card payment with the uniquely token for all online point of sale and in-app transaction. Tokenization is the process by which card detail जो है शो होती है. तो भी यहाँ पे सही. Tokenization as per the RBI, all merchant must delete customer debit and credit card on before June 30. मतलब ये है कोई भी कस्टमर का डेटा है जिसका डेबिट कार्ड का नंबर है क्रेडिट कार्ड का नंबर है उसको डिलीट करना होगा जून 30 से पहले एंड रिप्लेस कार्ड पेमेंट विद यूनिक टोकन फॉर ऑल ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल इन ऐप ट्रांजेक्शन.
टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच कार्ड डिटेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द यूनिक कोड और टोकन, और वो टोकन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, राइट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ परहैप्स द डे। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाटिक लोयन है एक नेचुरली फाउंड इन इंडियन ओनली। तो ये एशियाटिक लोयन सिर्फ गिर जो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर वहीं पे ही पाया जाता है, और सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे पाया जाता है। डबल हम्प्ड कैमल जो है नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वन राइनो जो है नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये भी गलत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने की वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सिर्फ हम एशियाटिक लोयन के लिए कहा जा सकता है। 18 जून के बारे में भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज द प्रोविजन मेड अंडर द डीपीएसपी में भी आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 263. The Constitution of India provide in Article 263 provided an interstate council may be established if at any time it appear to the Prime Minister that the public interest would be served by the establishment of the council. The interstate was created an executive resolution of the government of India. So D option is correct है। Constitution under Article 263 interstate council की बात करते हैं, तो सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। बनाता कौन है? प्रेसिडेंट। रिकमेंड कौन किया? तो वो कमीशन जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसको प्रेसिडेंट को बनाने के लिए कहा, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन। किसके द्वारा ये कहा गया था कि जो गवर्नर है वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए एंड डिटैच होना चाहिए पब्लिक जो पॉलिटिकल लाइफ से, ताकि वो एक न्यूट्रल ऑफिस के तरीके से काम कर सके, एंड जो गरिमा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की उसको रखा जा सकता है। सरकारी कमीशन जो 1983 में बना था, इसमें 3 मेंबर हुआ करते थे। पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एनीवे आगे बढ़ चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट द रिजर्व बैंक का जो पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है द कोर थीम जो पेमेंट विजन 2025 की है, फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ई पेमेंट। सेकंड, इट एम टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ पावर हाउस ऑफ द पेमेंट ग्लोबली। तो सेकंड इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विजन पेमेंट 2025 डॉक्यूमेंट 3-fold जंप हुआ है इन द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट प्रोग्रेसली एंड एम टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ पावर हाउस द पेमेंट ग्लोबली। द कोर थीम जो विजन की है वो ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, तो ये इसकी थीम है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO के बारे में, ये क्या ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। WTO टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द जनरल काउंसिल। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जो पेयर्स हैं, बताने कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बागुर हिल तमिलनाडु के अंदर, पलनी हिल आंध्र प्रदेश। पलनी तो हिल नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है ये, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। नंदी हिल महाराष्ट्र के अंदर है। कार्डमम हिल केरला के, तो थर्ड तो बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे पलनी हिल जो है केरला के अंदर में है और तमिलनाडु के अंदर है। नंदी हिल जो है आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगा, ना कि महाराष्ट्र के अंदर जो दिया गया। कार्डमम हिल या फिर जिसको हम येला हिल के नाम से जानते हैं केरला के अंदर। जो बागुर हिल है, जस्ट सेकेंड, लेकिन अच्छा, एंशियंट रॉक पेंटिंग आइडेंटिफाइड इन बागुल, ये है कहाँ पे? तो इरोड डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे है। इस पर रेड ओकर एंड वाइट वगैरह यहाँ पे मिला गया है। डेट नॉट द बिग डील। आगे बढ़ते हैं। अनंग ताल जो है सिचुएटेड है कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ जोग माया टेम्पल। तो जोग माया जो टेम्पल है उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। अनंग ताल सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ जोग माया टेम्पल। तो ये ऑप्शन सही है। एज पर द वेबसाइट ऑफ द नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज, अ गवर्नमेंट एजेंसी, अमंग ताल सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द जोग फॉल टेम्पल। Tradition ascribed this tank as the Tomar king Hangpal II, the builder of the lal used for the cultivation. अनंग ताल महरूली के अंदर है, ये भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द 6th शेड्यूल अंडर द 244 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया इन विच द फॉलोइंग स्टेट। तो ये भी जो ट्राइबल एरिया है 6th शेड्यूल के अंदर, याद रखिएगा, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ठीक है, तो मणिपुर नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द स्टेटमेंट इज राइट। यू कैन सी है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। तो गुजरात के द्वारा भी लॉन्च किया गया मातृशक्ति मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
एंड इसमें जो है पोषण सुधा योजना भी अभी इसके द्वारा लॉन्च की गई। लेट नॉट द बिग डील, आगे बढ़ चलते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिया गया और उसका सब्जेक्ट दिया गया क्या, जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ केयर के से रिलेटेड है। हे जो कन्वेंशन बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से रिलेटेड है। एंड तरोना जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो आपको पता ना कौन था यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही अंडर 2 कंडीशन चाइल्ड राइट डेट नॉट करेक्ट बिकॉज यू कैन सी है राइट। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, उस वक्त न्यूज़ में हुआ करता था। तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखते बता दे रही हूँ। अल्मा आटा बिल्कुल हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तरोना जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक गिफ्ट है। हे कन्वेंशन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन से रिलेटेड नहीं रखती है, ना ही अंडर 2 कंडीशन। हे कंडीशन का जो काम है प्रोटेक्ट करना चाइल्ड एंड देयर फैमिलीज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द इलीगल इरेगुलर प्रीमेच्योर इल शेप्ड एडॉप्शन अब्रॉड राइट। एंड फोर्थ अंडर 2 कंडीशन इज a global community of state and regional government committed to ambitious climate change in line with the Paris Agreement राइट। आगे बढ़ चलते हैं। 19 जून के 2022 के डिस्कस कर लें। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट फ्रॉम अ मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के हिसाब से। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, लेकिन बी यहाँ पे सही बोला गया। आई डोंट नो। एज पर द 33 क्लोज सेक्शन ऑफ द आरपी रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के हिसाब से जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो लिमिट की गई है किसी भी मेंबर के लिए चुनने के लिए। सेकंड इज़ करेक्ट बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द लोक सभा, राज्य सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एंड देयरफॉर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कंट्री। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider following statement. The Ministerial Conference is the top decision-making body of the World Trade Organization. क्या स्टेटमेंट सही है? It meet once every 4 years and can take decision on all matter under any multilateral trade agreement. तो ए ऑप्शन सही है। मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। MC is the very top decision-making body of WTO. It meets once every 2 years and can take decision on all meeting and any multilateral trade agreement. बाकी अब इसके बारे में देख लीजिएगा। Let's see the next question. चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है सेलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्रोविजन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2010। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ कल्चर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन द कंट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। बाकी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कुसानी ऑफ रेफरेंस टू उत्तराखंड which one of the following statement is correct? कोसानी जो है लाई along the GT रोड। महात्मा गांधी कॉल्ड दिस प्लेस एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये डेट इज करेक्ट है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक कोसानी एक प्लेस है। इसको महात्मा गांधी के द्वारा जो है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंक्रीजिंग हीट एंड चेंजिंग रेन साइकिल अफेक्ट दिस रीजन। महात्मा गांधी जो है 1929 में अराइव हुए थे यहाँ पे। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। इज कॉल्ड द प्लेस द Switzerland of India. He authored the book Anna Shakti Yoga based on Srimad Bhagavad Gita here. Apart from the Anna Shakti ashram, the Gandhi stayed there in Shruti Mandiran Pant Gallery, a museum dedicated to the great Hindi poet who was born here. Pen poetry is also romanticized and inspired by the natural beauty. Let's see the next question. In finance, a surety bond involves a promise by one party to assume responsibility for debt obligation of a borrower if that borrower is defaulted. It is generally provided by the insurance company to allow the harmed party to make the claim on the bond. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इन फाइनेंस एश्योरली बॉन्ड और गारंटी इन्वॉल्व अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू assume responsibility the debt obligation of a borrower if that borrower defaults. It is generally provided by the insurance company to allow the harmed party to make a claim on the bond to recover losses. Consider the following statement regarding the ब्लैक स्वैन। ब्लैक स्वैन जो है अनप्रडिक्टेबल इवेंट था जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड सिचुएशन से बियॉन्ड था एंड हैव पोटेंशियली सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इसके हुआ करते थे। ब्लैक स्वैन एक इवेंट था जिस पर कैटास्ट्रोफिक चेंज था टू एन इकोनॉमी बाय नेगेटिवली इम्पैक्टिंग मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट बट यूज द रोबोस्ट मॉडलिंग कैन प्रिवेंट अ ब्लैक स्वैन इवेंट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ब्लैक स्वैन इवेंट जो एक्सट्रीमली रेयर इवेंट था जो जिसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे
एंड ब्लैक स्वैन इवेंट जो है कैटास्ट्रोफिक डैमेज इकोनॉमी पे हुआ था, नेगेटिव इम्पैक्ट किया था मार्केट इन्वेस्टमेंट को, एंड जो मॉडल था वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो द टर्म वाज पॉपुलर बाय द बुक ऑफ द ब्लैक स्वैन. Let's see the next question. Next and the last question of the day. At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government. तो yes, we can say that chemical fertilizer का जो रिटेल प्राइस है वो मार्केट ड्रिवन है. अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस. सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फोरिक एंड फॉर एसिड फर्टिलाइजर बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. बताना है कि आप कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है. तो बी यहाँ पे सही है. द यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडीज द यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी. मतलब जो दो आपको जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो गवर्नमेंट ड्रिवन है, नॉट बाय द मार्केट ड्रिवन, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट. सेकंड इज करेक्ट. सल्फ़र जो आपका अमोनिया है वो यूटिलाइज़ किया जाता है यूरिया को बनाने में. अमोनिया को यूटिलाइज़ किया जाता है यूरिया को बनाने के लिए. सल्फ़र जो एक बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस नेचुरल गैस एंड रिफाइनिंग हाई सल्फ़र क्रूड ऑयल. इवन इफ दे यूज़ लो सल्फ़र क्रूड ऑयल देयर इज अ स्टिल सल्फ़र एमिशन. The primary source of the sulfuric acid emission are the combustion of a coal and the industry that manufacture or use it in production, including metal smelter, phosphorus fertilizer product, oil refinery and the chemical industry, battery manufacture and measuring, right? Okay. अब बात कर ले 21 जून 2022 के क्वेश्चन भी. ओके. द इंटरनेशनल योगा डे 2022 की जो थीम वो क्या है, तो योगा फॉर ह्यूमनिटी. तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है. Each year on 21st June, the world comes together to observe the International Day of Yoga, a day designated by the United Nations General Assembly to celebrate the power of the yoga in promoting holistic health and practice worldwide. Yoga drive करता है name from the Sanskrit root yug, which means to join or to unite. It symbolizes the unity of one's mind, body and spirit within the world outside. Though a set of the exercise that include the breathing technique, physical and posture and relaxation method. The theme of the yoga day 2022 was the yoga for humanity. Let's see the next question. Next question, with reference to the Constitution of India prohibit the prohibition of the limitation of the provision you can see here. तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी आप देख लीजिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन द FRBM एक्ट. ये भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन. तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है. फर्स्ट एंड थर्ड यू कैन स्टडी इट लेटर. Consider the following statement regarding pay it out is a festival against the plastic pollution. तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट होस्टेड बाय द नॉर्वे and sponsored by the United Nations Environment. Pay It Out is the festival against the plastic pollution hosted by the government of Antigua and Barbuda, sponsored by the government of Norway. It is the festival gathered musicians and artists from around the world and उनके द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है. थोड़ा बैंड बाजा बारात, राइट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट की बात की जा रही है, तो डी दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बाकी आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. आगे बढ़ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है स्पानी होनटेल के बारे में. एक ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज़ है. ड्रैगन फ्लाई जो है 360 डिग्री इसका विजन होता है विद जस्ट वन ब्लाइंड स्पॉट डायरेक्टली बिहाइंड देम. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आगे बढ़ चलते हैं. जो आपका नोंगख्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा जाए तो ये असम के अंदर है मेरे हिसाब से. तो नहीं, मेघालय के अंदर में. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज बैम्बू ड्वेलिंग एट in Rai Bhoi district of Meghalaya. The species found near the forested patch of Nongkham Wildlife Sanctuary has been named Glistchorus meghalayanus. Nongkhailam Wildlife Sanctuary located near the Leyland village in the Rai Bhoi district of the Meghalaya. Right, आगे बढ़ चलते हैं. National Critical Information Infrastructure Project Center is an organization of Government of India and created under the 70 of the Information Technology Act of 2000. ये एक नोडल एजेंसी है किसके लिए, रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के रिलेटेड. तो आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से आपके हिसाब से कौन सा सही है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सेंटर प्रोडक्शन सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन द सेक्शन 70 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2020 थ्रू द गजट नोटिफिकेशन ऑफ 16 जून 2014 इन न्यू दिल्ली. एंड नेशनल नोडल एजेंसी जो है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए. अगला क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द यूनेस्को किंग हमद बिन इज़ा अल खाइफा प्राइज़ फॉर द ईयर 2021. तो इसको जीता गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के द्वारा. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट. साइट है, मतलब इनका जो काम था उनके द्वारा इसको ये अवार्ड दिया गया है. A constituent unit of the NCERT got UNESCO recognized for the use of the ICT. Make sure that you remember. ICT कहाँ पे, स्कूल एजुकेशन में. It has won the UNESCO King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the year 2021. Pradhan Mantri E-Vidya is a program that will provide multi-mode access to digital education. It consists of many educational TV channels, radio, podcast, and e-learning content. Let's see the next question.
आपको बताना कौन सा करेक्ट है। इन इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इक्वलाइजेशन लेवी किसके ऊपर, रेवेन्यू जो अर्न किया जाता है नॉन रेसिडेंट, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट, नॉन रेसिडेंट के लिए फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इक्वलाइजेशन लेवी जो है कि टाइप से इंडायरेक्ट टैक्स होता है जो विदहेल्ड करता है द टाइम ऑफ द पेमेंट बाय द सर्विस रिसिपिएंट। तो ए इज़ करेक्ट बिकॉज सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। आई मेक यू क्लियर जस्ट अ सेकंड। इंडिया इंट्रोड्यूस एन इक्वलाइजेशन लेवी कितना 6% ऑन रेवेन्यू अर्न जो नॉन रेसिडेंट कंपनीज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या फिर रिलेटेड सर्विसेज जो पैसा कमाते हैं उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6% का टैक्स लगाता है। इक्वलाइजेशन लेवी जो एक टाइप से डायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया था ये स्टेटमेंट गलत है परहैप्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ विदहेल्ड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट बाय द सर्विस रिसिपिएंट। इंडिया इंट्रोड्यूस इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 by the Finance Act 2020 beginning 1st April 2020. The levy applies to the non-resident e-commerce operator for consideration received from the supply of the goods and services, right? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है रिवीजन समरी क्वेश्चन द 22 जून 2022। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड द एंटी डिफेक्शन लॉ। द 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1985 के स्टेटमेंट सही है। आ लेजिस्लेटर इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टर इफ इट हैज वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। मान ली कोई MP MLA है वो अपनी पार्टी की लीडरशिप या फिर अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं तो क्या उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है? बिल्कुल सही बात है। द लॉ अलाउ द पार्टी टू मर्ज विद और टू द पार्टी प्रोवाइड विद एट लीस्ट 2/3। यस, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ किए थे तो ये भी सही है। मतलब अगर 1 मेंबर जाएंगे उन्होंने पार्टी छोड़ी होगी तो उसको जो है डिफेक्शन के अंडर लेकर आया जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर 2/3 पार्टी जो है स्प्लिट हो जाती है तो वो जो है एंटी डिफेक्शन के लॉ के अंडर में नहीं आएगा। लॉ स्पेसिफाइड अ टाइम पीरियड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस टू डिसाइड एंड डिस्क्वालिफिकेशन प्ली। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सही है, बाकी आप इसके बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोसेस से मिल जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the anti-defection law, the power to decide disqualification of an MP or MLA rests with the governor of the state। तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि ये गवर्नर ऑफ द स्टेट नहीं है बल्कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है। The anti-defection law allow the party to merge with or into another party provided that at least 2/3 of the legislators are in favor of the merger। तो यस ये भी सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप यहाँ पे पढ़िएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the political party and election in India, consider the following statement. According to the Representation of People Act of 1951, no person shall vote at any election if is confirmed in a prison। क्या स्टेटमेंट सही है? मान लीजिए कोई पर्सनैलिटी है जो प्रिजन के अंदर है तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट उसको बोलता है कि आप वोट नहीं कर सकते हैं। एनीवे दैट इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बताऊंगी इसका रीज़न। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो कौन सी नहीं करेक्ट है मैं बताती हूँ। इफ अ पार्टी विन 2% ऑफ सीट इन लोकसभा फ्रॉम एट लीस्ट 4 डिफरेंट स्टेट इट कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। नहीं, ये 4 स्टेट का क्राइटेरिया तब है जब कोई भी पार्टी 4 स्टेट के अंदर उनकी स्टेट रिकॉग्नाइज कर देती है एज एन पार्टी तो उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और 8 नंबर की जो पार्टी हमारी कंट्री में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा से बनी है वो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जिसको 8th नंबर की पार्टी नेशनल रिकॉग्नाइज की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैन हैव मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर। नहीं, जो स्टेट, हाँ ये भी सही है, मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। तो थर्ड तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। एनीवे बाकी आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, मैं इसको नई डिटेल में बताना चाह रही हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द सवारिया कमडा टेम्पल जिसको हम चंद्रनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। सिंस इट ऑनर द तीर्थकार चंद्रप्रभा हुज 8 फूड आइडल इज वर्शिप्ड इन द श्राइन इट इज़ कर्नाटका। तो ये पूछा जाए सविया कम्बदा टेम्पल है कहाँ पे, जिसको हम चंद्रनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका ये जो नाम है तीर्थकार थे चंद्रप्रभा उनके नाम पे पड़ा हुआ है। उनका जो 8वां फुट था उसी के ऊपर मतलब जहाँ पे इन्होंने अपना फुट रखा था वहीं पे श्राइन को बनाया गया। तो ये कर्नाटका इज द राइट आंसर। दिस टेम्पल इज नोन एज द चंद्रनाथ टेम्पल सिंस इट ऑनर द तीर्थकार चंद्रप्रभा हुज 8 फूट आइडल इज वर्शिप्ड इन द श्राइन। इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द 18 Jain temple in Madhuburdi town, Karnataka. The Basadi was built by the local chieftain देवराम वुडियार in 1430। बाकी आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। On 21 June the sun जो है does not set below the horizon at the Arctic Circle, right। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना। तो जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो
It aimed to achieve integrated development of selected tribal village through the convergent implementation of all relevant central and the state scheme. So second is correct, and Ministry of Tribal Affairs is the considered ministry here who implemented this. तो बी ऑप्शन सही है. बाकी फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट्स नॉट द रूरल डेवलपमेंट बट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ द निर्माण वर्कर निपुण की यहाँ पे बात की जा रही है. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो नुलम प्रोग्राम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसके अंडर में प्रमोट करना है अपस्किलिंग. नेक्स्ट इज द एम टू कंस्ट्रक्ट वर्कर टू एक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. आगे बढ़ चलते हैं. एग्रीकल्चर सोयल रिलीज करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट. तो यस दैट कैन बी द राइट. कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द इन्वायरमेंट. तो ये भी सही है. पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड को इन्वायरमेंट में छोड़ती है. तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है. एग्रीकल्चर सोयल contribute over 70% of N2 emission from India in 2010, followed by the waste water and residential and commercial activity 6%. Cattle account for 80% of ammonia production through their annual growth rate is 1% due to stable population. Let's see the next question. Revision through MCQ question 23 जून 2022 को भी देख ले रहे हैं. ओके. ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर. क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जितने भी हमारे अर्थक्वेक आते हैं वो बेसिकली लिथोस्फेयर में आते हैं. लिथोस्फेयर जो पार्ट होता है मेंटल का अपर वाला पार्ट और क्रस्ट वाले पार्ट को मिला के लिथोस्फेयर बनता है. और जो भी एक्टिविटी यहाँ पे भूकंप वगैरह आता है ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक यहीं से ही ओरिजिनेट होते हैं. कहाँ से? लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? जो अपर मेंटल का पार्ट है और क्रस्ट का पार्ट है उसको मिला के लिथोस्फेयर बोला जाता है. ये अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है. द डेंसर द मटेरियल द लोअर द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव. तो ये गलत है क्योंकि जितना डेंसर मटेरियल होगा जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा ही होगी. राइट. द सरफेस वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव. तो बिल्कुल सही बात है. जो सरफेस वेव जिसको हम पी एंड एल वेव के नाम से जानते हैं, एस एंड पी वेव के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट एंड थर्ड आज करेक्ट. ऑल अर्थक्वेक या नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर. अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, बॉडी वेव एंड द अर्थ वेव. बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी at the focus and move in the all direction traveling through the body of the earth. The body wave interact with the surface rocks and generate new set of wave called surface wave. These waves move along the surface. This velocity of the wave changes as they travel through the material with different densities. The denser the material, जितनी ज़्यादा उसका डेंसिटी होगी, the higher is the velocity of the traveling waves and उसका जो हजार्डस होगा, मतलब हजार जो होगा वो भी ज़्यादा होगा. राइट. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021. इट प्रोहिबिट द कमर्शियल सरोगेसी. ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को प्रमोट करता है कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है. ये जो है इसका मेन एम ये है कि इम्प्लीमेंट करे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पीपल वर्किंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक. तो ये सही है. इट इंटेंड टू मेक जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रो मैंडेटरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो ये भी सही है. तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन डिस्कस इट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. EPFO के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एम्पावर करती है एम्प्लॉय को कि वो सेव करे फंड को फॉर द रिटायरमेंट. नो, इट नॉट लाइक दैट. इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट इज ऑल्सो बी द नोट द करेक्ट बिकॉज इट इज ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. मिनिस्ट्री EPFO एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर इसको बनाया गया था. अगला जो क्वेश्चन है UNSC का जो रेजोल्यूशन नंबर 1267 है वो न्यूज़ में था. आपको पता नहीं किससे रिलेटेड है. बेसिकली ये एक जो सैंक्शन हम लगाना चाह रहे हैं अलकायदा पे उससे रिलेटेड है. मतलब यूनाइटेड नेशन इस रेजोल्यूशन के तहत अलकायदा के ऊपर सैंक्शन लगाए थे. ठीक है. तो रेजोल्यूशन नंबर 1267 प्रोवाइड फॉर द सैंक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड एंटिटी सपोर्ट फॉर द फाइनेंस द act of the activities of ICI, Al-Qaeda, associated individual group undertaking entities, LET, JUD, Hafiz Sahih, Jaish-e-Mohammed and its head मसूद अजहर को अंडर 1267 के तहत रिजोल्यूशन नंबर 1267 के तहत एक यूनाइटेड नेशन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट का खिताब दिया गया है. खिताब तो नहीं कहेंगे, ये इनको डेसिग्नेट किया गया है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द FATF. ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ. FATF जो है 1989 में इसको बनाया गया था. G7 के इनिशिएटिव. फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देयर करंटली 167 मेंबर नहीं, इसके 39 मेंबर हैं जिसमें इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है. जो इसका सेक्रेटेरिएट है सेम है जो OECD का है. तो बिल्कुल सही बात है. सिर्फ इसी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में बनाई गई थी G7 समिट.
बाकी आप देख लीजिए, इसमें 39 मेंबर है। FATF जो है गल्फ कोऑपरेशन एंड EU भी इसका मेंबर है। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चापेकर ब्रदर के बारे में है, आपको बताना कि थे कौन। तो ये लाला लाजपत राय से एसोसिएटेड है। ऑन जून 22, 1897 चापेकर ब्रदर अटैक जनरल रैंड एंड द 3 ब्रदर दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव वर heavily inspired by the conservative ideology and sense of rebellion against the British, inspired by the strong language that Bal Gangadhar Tilak used in his newspaper Kesari. They decided to take action and bridge down the Rand who had ashamed the hundreds of families in Pune. Lala Lajpat, as a close aide of the Lokmanya Tilak, reportedly wrote, Chapekar brothers were in fact the founder of the revolutionary movement in India. At the same point of time, महाराष्ट्र में ज़्यादा कहेंगे तो ठीक रहेगा, बट लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि इनके जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी जाती है 1899 की हम यहाँ पे बात करें, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। एंड उसके बाद ही हमारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जिसको जो ब्रिटिश टेररिस्ट का नाम दिया जाता था, उसको स्टार्ट करने का जो ज़रिए इनको ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नागेव डेजर्ट क्या है, जॉर्डन के अंदर लोकेटेड है। जॉर्डन शेयर द बॉर्डर विद इजराइल एंड लेबनान। तो आपको बताना कौन से यहाँ पे सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है बताते हैं। देखो जो जॉर्डन है, कहाँ पे है जॉर्डन, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन सी हेयर द जॉर्डन। जॉर्डन जो अपनी सीमा इजराइल को लगाता है, पैलेस्तीन को लगाता है, लेबनान से जो सीमा वो शेयर नहीं करता है, मेक श्योर। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, जॉर्डन शेयर बॉर्डर विद इजराइल एंड लेबनान। इजराइल के साथ ठीक है, लेकिन लेबनान इज रोंग। नागेव डेजर्ट जो इजराइल के अंदर है, ना कि जॉर्डन के अंदर में, या फिर बॉर्डर पे कहा जा सकता है। विद रेफरेंस टू द जंगल कोर्क ट्री एंड होली स्टेल्पा इंटरफ्लोरिया। आई अगैन रिपीट द दिस कोर्क नेम, जंगल कोर्क ट्री। मैं लिखती हूँ यहाँ पे जंगल कोर्क ट्री, जिसका नाम है होलो पेटेला। क्या है, होलो पेटेला इंटिकोर गिरिफोलिया। ठीक है, तो आपको बताने क्या ये सही, क्या ये नेटिव है इंडिया के लिए? यस। ये इकोलॉजिकल फॉरेस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो यस। और इकोलॉजिकल डिजास्टर किसको कहा जाता है? तो यूकलिप्टस को। इससे पहले हम इको सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ चुके हैं। इको सेंसिटिव जोन जो 1986 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। ये एक बेसिकली बफर जोन की तरीके से होती है, ताकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है किया जा सके, अच्छे से किया जा सके, जिसमें हमारी सेंचुरी, नेशनल पार्क, एक्सेट्रा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। द ट्री ऑल्सो नोन एज द जंगल कोर्क ट्री, जिसको हम इज नेटिव टू इंडिया एंड रेफर टू एज द चिलबिली, पेपरी कंजू एंड सेवरल अदर नेम इन लोकल लैंग्वेज एज फूड व्हेन ग्रीन। तो ये आप देख लीजिए ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, फ़करा के बारे में देखते हैं। फ़करा, एवरेज ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, बिल्कुल सही बात है। वंस ग्रांटेड फ़करा रजिस्टर्ड वैलिड फॉर 3 ईयर, नहीं, ये 5 ईयर के लिए वैलिड है। द एंटिटीज कवर्ड बाय द एक्ट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल। तो शायद से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों हो सकते हैं। वंस ग्रांटेड फ़करा इज वैलिड फॉर 3, तो ये गलत है, क्योंकि ये 5 ईयर। फ़करा इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो येस दैट इज करेक्ट। फ़करा रेगुलेशन फॉर डोनेशन एंड इंश्योर दैट सच कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मेन एम इसका क्या है? फ़करा का जो मेन एम है कि हमारी जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए उस पैसे से, ये काम करता है फ़करा। मतलब फ़करा जो फॉरेन डोनेशन है हमारी कंट्री में अच्छे से यूटिलाइज हो, अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज, ये इसका मेन एम है। द एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड 1976 वाज अमेंडेड इन द 2010 एंड देन 2020 में भी इसको अमेंड किया गया। सेक्शन 5 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010 का बोलता है, गिव द यूनियन गवर्नमेंट अनचेक्ड एंड अनब्रिडल्ड पावर टू डिक्लेयर द ऑर्गेनाइजेशन द बीइंग वन ऑफ द पॉलिटिकल नेचर एंड डिनाई इट एक्सेस टू फंड फ्रॉम द सोर्स अब्रोड। फ़करा इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्पज ऑफ द इंटर क्रेडिटेड एग्रीमेंट जो इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में हुआ है, उसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है फास्ट रेजोल्यूशन करना, जितने भी हमारे पास ट्रस्ट एसेट है जिसकी वैल्यू अप टू 50 करोड़ हो और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। लेट्स सी द रिविजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ 24 जून 2022. With the first question is, with reference to the new development bank, consider the following statement. It was established in 2015 by the BRICS country. तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2015 में नहीं, शायद 2016 में हुआ हो। द बैंक मेंबरशिप इज ओपन टू द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो शायद ये भी सही है। द बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, चाइना के अंदर में, तो डी ऑप्शन तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। एनडीबी का गठन जो है मिलीनिया के जस्ट 15 बाद हुआ था, 15 साल बाद ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। और इसका जो किस रेजोल्यूशन के तहत, तो फर्स्ट जेला रेजोल्यूशन जो ब्राज़ील के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था 2016 तो 2014 में, 2015 में बैंक बन जाता है। और उसका हेडक्वार्टर जो शंघाई के अंदर में, और डेन ऑफ द कैपिटल ऑफ द चाइना।
आगे बढ़ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी एमजी नरेगा के बारे में है। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ सोशल मेजर दैट गारंटी द राइट टू वर्क। बिल्कुल सही बात है। और राइट टू वर्क का जो गठन है या फिर इसका जो मेंशन आर्टिकल 42 में किया गया है। इट इज़ गारंटीड 100 डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू रूरल हाउस होल्ड दैट एक्सप्रेस एज अ डिमांड। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी है जिसकी वजह से जो करेंसी क्राइसिस है रिड्यूस किया जा सकता है इसको। तो द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज़ आईटी सेक्टर। तो अगर ये ज़्यादा कमाती हैं तो जो करेंसी क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। रेमिटेंसेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड जो है अगर आता है तो वो भी डॉलर वगैरह भेजेंगे तो हमारी जो पोजीशन वो अच्छी होगी। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये रहना द पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये नहीं होना चाहिए। एनीवे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया से रिलेटेड है। They are supervised and regulated by the local board set up by the state government. They can issue equity share and preference share. They are brought under the purview of the Banking Regulation Act of 1949 through the Amendment Act of 1966. So B is the statement is correct. Next, regarding the Central Consumer Protection Authority, consider the following state. It was under the Competition Act of 2002. मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। इसके पास पावर इन्वेस्टिगेट करने की कि वो जो कंज्यूमर राइट का जो वायलेशन हो रहा है उसको ठीक किया जा सके। इसमें एक चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी का मतलब सिर्फ सेकंड यहाँ पे सही है। तो यस इट हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट द कंज्यूमर राइट वायलेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, अनफेयर ट्रेड रिलेटेड प्रैक्टिसेस। CCPA is constituted under the Section 10 of the Consumer Protection Act of 2019. It has the power to inquire and investigate into matter related to the violation of the consumer right or unfair trade practices. Suo motu or any complaint received or the direction from the central government. It was the chief commissioner has had and have only 2 commissioner. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक चीफ कमिश्नर होगा और 2 अदर कमिश्नर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अपॉइंट करेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। He was the founder of the भारतीय जनसंघ. He was also independent India's first Ministry of Education and Supply. मतलब ये independent India's first minister भी रहे हैं। Okay. He was the initially a part of the Indian National Congress between 1977 and 1979. मतलब पहले ये INC के मेंबर हुआ करते थे। एंड इनके बाद जो है जनता पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी विच लेटर बिकम भारतीय जनता पार्टी। ही वॉज नथिंग बट दीनदयाल उपाध्याय। मतलब जो आपकी बीजेपी है उसको गठन करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान था। मैं दोबारा इसके बारे में बताती हूँ। ये वन ऑफ द फाउंडर रहे हैं भारतीय जनसंघ के। ही वॉज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई। He was initially a part of the Indian National Congress in 1979 to 1979. He co-founded the Janata Party, which later became the Bharatiya Janata Party. He was a दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आई एम रियली सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। रिमेंबरिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी द फाउंडर द भारतीय जनसंघ ऑन 69th डेथ एनिवर्सरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी was the founder of the भारतीय जनसंघ। He was independent India's first Minister of Industry and Supply. He was initially a part of the Indian National Congress between 1977 and 1979. He co-founded the Janata Party, which was later become the BJP. Mukherjee, other member of the Hindu Mahasabha, were against the Quit India movement. They wrote that Quit India movement will destroy the integrity of the society. Right? आगे बढ़ते चलते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्रियल ट्रेड का इंटरनल ट्रेड का ये एक इनिशिएटिव। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कंज्यूमर इज इनिशिएटिव द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। OND is the network based on the open protocol and will enable local you can see here. Consider the following statement. Chickenpox is a viral zoonotic disease that occurs primarily in tropical rainforest areas, the central and the western Asia. Monkeypox does not spread through as COVID, and there are vaccines and treatment available like the coronavirus when it emerged. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। WHO जो है will decide whether to declare monkeypox a healthy global health emergency. A public health emergency of international concern. WHO highest level body in alert. Monkeypox is a viral zoonosis with the symptoms similar to those seen in the past in smallpox patient, although it is clinically less severe. Monkeypox does not spread nearly as easily as COVID-19, and there are vaccines and treatment available like the coronavirus when it emerged, but it has still raised alarm. The viral disease which causes flu-like symptom and skin lesions. It is endemic in part of Africa. Let's see the next question. Well, the following groups are all 3 states are the largest producer of the millet in India. तो मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। तो मिलेट्स की अगर हम बात करें तो राजस्थान उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट या फिर प्रोडक्शन करता है। इंडिया करंटली
around 14 million hectare of land under millet cultivation and produces around 14 million tons a year, with Rajasthan, Maharashtra and Karnataka leading to millet farming. And Ministry of Food Processing Industry inaugurate the national conference on millet on the theme the future superfood for India. Millet are a group of highly variable small cereal grass widely grown around the world as a cereal crop. इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं मिलेट इन इंडिया, जैसे ज्वार हो गया जो नेटिव माना जाता है कहाँ का, अफ्रीका का, बाजरा हो गया, रागी हो गया, स्मॉलट मिलेट लाइक कोडो, कुटकी, चन्ना एंड सनवा। आगे बढ़ चलते हैं। मेजर प्रोड्यूस जो है राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात एंड हरियाणा है। सुपर फूड की कैटेगरी में मिलेट को रखा जाता है। ये लो कॉस्ट है, रिच इन आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट एंड हाई लेवल ऑफ कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन। क्लाइमेट रेजिलेंट की सबसे अच्छी क्रॉप मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट जो है फार्मर को दिया जाता है। इसका पर्पज़ क्या है? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट दैट कैन बी द राइट एंड परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक दैट नो द main aim. Consumption requirement of farm household, construction of family house and setting up the village and the cold storage facility, that also correct, right? Already question पूछा जा चुका है, तो make sure you remember it. Let's see the next question. Next question 25 जून 2022 का देख करते हुए चलते हैं। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो एक पीर रिव्यू एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश की जाती है, मतलब ग्लोबल हंगर जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वाइड कंसर्न के द्वारा एंड हेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में, क्या ये स्टैट्यूटरी राइट है? यस, 2007 में इसको बनाया गया था। इसका जो कोर मैंडेट है कमीशन को इंक्वायर करना जितनी भी कंप्लेंट अगर चाइल्ड राइट से रिलेटेड आती है। तो ये तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू कैन। अचाई टारगेट जो है कंसर्न करता है कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अचाई टारगेट जो है 20 ऑप्शन अडोप्टेड अंडर द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 to 2022 which is the aim 10-year framework for action of all countries and stakeholder to save biodiversity and benefit for the people. नेक्स्ट अंबुबाची मेला रिसेंटली न्यूज़ है, कहाँ पे लगता है? तो ये आपको याद रखना है, कामाख्या टेम्पल एंड ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्राइन है बेसिकली, जहाँ पे देवी सती का एक अंग गिरा था, राइट? एंड इट हैज़ ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन ऑल ऑफ 51 शक्तिपीठ होली साइट एंड वन ऑफ द शक्तिपीठ जो है पीओके के एरिया में भी है। एनीवे लेट्स से द नेक्स्ट क्वेश्चन। साओ जाओ फेस्टिवल जो है फिस्ट है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। It is celebrated commemorative the day in the name of the Saint John the Baptist who was believed to be the have a Baptist Jesus Christ। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। साओ जाओ फेस्टिवल जो है फिस्ट है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। ट्रेडिशन पीपल जंप इनटू द वेल बट सिंस द वेल आर फास्ट डिसअपेयरिंग पीपल प्रेफर टू सेलिब्रेट इन अ स्विमिंग पूल। साओ जाओ फेस्टिवल है जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब फिस्ट दिया जाता है इनको। It is celebrated commemorated the day in the name of the Saint John the Baptist who believed to have a Baptist Jesus Christ. Sao Jao, like any other Gaon festival, it has that captivating spirit of the merriment, color, tradition. People dressed in a colorful outfit from various villages meet and celebrate the day like a carnival. Let's see the next question. Next question is Thaio Margarita Magnifica. अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो आपको पता नहीं क्या है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैक्टीरिया है एंड इसका नाम आई थिंक किसी पर्सनैलिटी के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेट्स सी अबाउट इट। लार्जेस्ट बैक्टीरिया एवर फाउंड दैट नेम इज़ द थायो मार्गारिटा मैग्निफिका। दे लिव बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर फिलामेंट ऑफ बैक्टीरिया व्हेन प्लेस्ड नियर अ डाइम फॉर अ कंपैरिजन। लेट्स सी। Next question is about the with reference to all India household consumer expenditure survey concept following statement. It is conducted by the National Statistical Officer for every 3 years. क्या स्टेटमेंट सही है? It is designed to across the country both urban and rural. तो जो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी आप देख लीजिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है द इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ओके, एंड इसके द्वारा बताया गया न्यू दिल्ली की जो प्लेस है 112 है और मुंबई जो है 117 पे है। जो कैपिटल है वियना ऑस्ट्रेलिया की, उसको जो है टॉप किया गया है अब 140 सिटीज़ में बेसिकली। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी-सैट के बारे में। जी-सैट 24 सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय PSLV C6 स्पेस लॉन्च व्हीकल। इट इज़ द 24 को बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सेकंड ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। जी-सैट 24 सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV C6 ये गलत है।
क्योंकि GSAT-24 सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई है एरियन 5 स्पेस लॉन्च व्हीकल के द्वारा, जो फ्रेंच कंपनी है एरियाना स्पेस उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। GSAT-24 जो है 24 कू बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वेट जो है 4180 kg है। जो सैटेलाइट है कवरेज देता है पूरे पैन इंडिया में टू मीट द DTH एप्लीकेशन नीड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन द डे। दैट इज द गोल्ड ट्रेंचे या फिर रिजर्व ट्रेंचे के नाम से इसको जाना जाता है क्या? एक टाइप से क्रेडिट सिस्टम है जो IMF अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करता है। एक जो रिजर्व ट्रेंचे हैं इज अ पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड quota of the currency and each member country must provide to the International Monetary Fund that can be utilized for its own purpose without a service fee or economic reform condition. By this we end the session and thank you so much for listening us.